आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने क्विक रिवीजन सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, मॉर्निंग वाले लेक्चर में ना हम लोग विद्युत धारा चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होता है वो सारे पॉइंट को डिटेल में समझ चुके हैं। अब इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सही से पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, अब देखना इस लेक्चर में ना टोटल विद्युत धारा के 50 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको उठाया है। अच्छा, इस क्वेश्चन के थ्रू अगर तुम इसको सही से कर लो ना तो इसके बाद विद्युत धारा से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे छूटने वाला नहीं है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले सबको क्या करना है, अपने कॉपी में नंबरिंग बैठाना है 1 से लेकर 50 तक, और मेरे करने से पहले खुद से हर एक का आंसर लिखना है। फिर उसको मैच करना है मेरे बताने के बाद कि सही है कि गलत है, और लास्ट में ना कमेंट करके सब बताना कि 50 में से किसके कितने बन रहे हैं। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। देखो, अर्धचालक पहले तो बोलते किसको है, तो कोई पदार्थ जिसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, अर्धचालक। अच्छा, अर्धचालक सुनते ही ना दो शब्द तो पक्का आना चाहिए, पहला सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। तो ये दोनों ना बहुत ज्यादा फेमस है अर्धचालक, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब जितना भी उपकरण सोच लो जिसमें अर्धचालक यूज होता है उसमें से मैक्सिमम में पक्का यूज होता है क्या, सिलिकॉन। तो वही है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन तो है, जर्मेनियम भी है, लेकिन पारा पारा नहीं है। अच्छा, पारा जब भी आए तो भेजा में चमकना चाहिए एक फैक्ट क्या, कि ये एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र क्या धातु है, कौन सा, पारा। अच्छा, ऐसे ही बताओ सिमिलरली कौन सा अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा, ब्रोमीन। क्लियर। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन था कि अर्धचालक नहीं है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, पारा नहीं है। अच्छा, पारा से याद आना चाहिए, पारा एकमात्र द्रव्य धातु है, और इसके अलावा एकमात्र द्रव्य अधातु कौन सा है, ब्रोमीन। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है, देखना वोल्ट बटे एम्पियर। अच्छा, ओम्स का नियम तो सबको पता है, 1827 में ओम ने एक नियम दिया था जो क्या बोलता है कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। और यहां से एक फॉर्मूला निकला था क्या, V बराबर आई आर, जहां पर आर क्या है, आर ओम के नियम का जो नियतांक बोल लो, या फिर आर ही को बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध तो सिंपल सा देखो वही पूछ रहा है कि वोल्ट बटे एम्पियर यानी V बटे आई, तो V बटे आई प्रदर्शित करता है किसको, आर को, और आर का मात्रक है क्या, ओम। तो V बटे आई यानी वोल्ट बटे जो एम्पियर है ना वो प्रदर्शित कर रहा है किसको, ओम को। अच्छा, अब आया है तो अच्छे से एक बार ऐसा यूनिट रिवाइज मारते हैं, जो जो ऑप्शन में देखना, एम्पियर 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 क्या है, तो ये विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक है कौन, एम्पियर। अच्छा, जल्दी बताओ विद्युत धारा जो होता है इसको मापते किसमें है, सबको पता होगा क्या, एमीटर, यानी एमीटर में मापा जाता है विद्युत धारा को। अच्छा बताओ, विद्युत धारा को तो मापते हैं एमीटर से, एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखना इसको जोड़ते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में। अच्छा, सिमिलरली अगला है क्या, वोल्ट। तो वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत विभव या फिर विद्युत विभवांतर, इसका मात्रक है क्या, वोल्ट। अच्छा, जैसे हम लोग एमीटर से मापते हैं किसको, विद्युत धारा को, ऐसे ही विभवांतर को मापते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। अच्छा, जैसे एमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है कैसे, श्रेणी क्रम में, सिमिलरली वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं किसमें, समांतर क्रम में। तो अभी के लिए इनसे रिलेटेड इतना सारा बात। अच्छा, फिर वाट, वाट बताओ किसका है, विद्युत शक्ति का। अच्छा, चाहे वाट बोले या सिर्फ वाट बोले, चाहे किलोवाट बोले, चाहे मेगावाट बोले या जीगावाट, ये सारा मात्रक है किसका, विद्युत शक्ति का। अच्छा, एक चीज और याद रखना विद्युत शक्ति से, कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो याद रखेंगे 1 HP बराबर होता है कितना, 746 वाट। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आगे अगर कोई और टॉपिक आएगा तो उसको देखते हैं, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ, सॉरी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो अभी देखिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम, और आई बराबर आर बराबर फॉर्मूला क्या बना था, आर बराबर भी बटे आई। क्लियर। आगे चलते हैं, फिर देखना अगला है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है ना, जो विद्युत धारा है, ये भी क्वेश्चन अभी देखे पीछे कि विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या, एम्पियर। अच्छा, जल्दी बता दो, ओम अभी देखे प्रतिरोध का, वोल्ट देखे किसका, शक्ति का, पावर का, फिर वाट देखे किसका, विद्युत विभवांतर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखना, श्रेणी मतलब परिपथ को, प्रतिरोधों को जोड़ना ना क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन, यानी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जब हम जोड़ते हैं ना तो उसको हम एक नया टर्म देते हैं क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। ये कितने प्रकार का होता है, तो 2।
कौन कौन? पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। है ना, जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें आर इक्विवेलेंट वाला बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना भी प्रतिरोध जोड़ा है, यानी सबको आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में। लेकिन समांतर क्रम में थोड़ा उल्टा होता है। इसमें होता है कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। क्लियर? अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि जो श्रेणी क्रम में होता है ना, उसमें मान लो आर प्रतिरोधकों को, मतलब प्रतिरोध जो है ना, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध आर है और ऐसा ऐसा एन प्रतिरोधक लिए हम लोग, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अगर एन टाइम्स लिए हैं ये, तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम में इस सीन पे होता है क्या? एन इंटू आर, यानी आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़े तो समतुल्य प्रतिरोध होता है एन आर। ऐसे ही अगर समांतर क्रम में जोड़े तो उस केस में होता है फॉर्मूला क्या? आर बटे का एन। थोड़ा ये अल्टर है लेकिन याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन बनता है तो फिर कंफ्यूजन होता है सबको। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। अच्छा, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो आंसर 1 + 2 + 3, तो आंसर हो जाएगा कितना? 6 ओम। फिर नेक्स्ट है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी देखते थे विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। फिर नेक्स्ट है कि विभव, विभव का भी अभी देखे, विभवांतर और विभव दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है तो क्या हो जाएगा? वोल्ट। फिर अगला है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। तो अभी देखे थे ओम के नियम से फॉर्मूला बना था क्या? V बराबर आई आर, बस बैठा दो। अच्छा सॉरी, आई V बराबर आई आर, लेकिन यहाँ पर आई तो दिया नहीं है, फिर करा क्या जाए देखना। अच्छा, यहाँ पर इन्वॉल्व क्या क्या है? W ये पावर को दिखा रहा है P से, और ये V दिखा रहा है किसको? विद्युत विभव को। और पूछा किसका है? प्रतिरोध R। देखना, एक सिंपल सा टर्म है क्या? विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति बराबर ना 3 फॉर्मूला है, तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। इसका P बराबर I² R, P बराबर V² बट्टे R, और P बराबर VI। देखना, अब जो दिया है और जो पूछा है उसके बेस पे सबसे परफेक्ट कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? सेकंड वाला, इसको यूज करो। P बराबर V² बटे का R। अच्छा, P का वैल्यू कितना है? 100 वाट बराबर V², तो V² यानी 220 इंटू 220 बटे का क्या? R। तो यहाँ से R बराबर बोल सकते हैं कितना? 484 पे 00 बटे में 100, 00 से 00 गया तो R आ गया कितना? 484 ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना? 484 ओम। फिर नेक्स्ट है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? सिंपल सा है कि टंगस्टन। अच्छा, पहले टंगस्टन आते ही भेजा माना चाहिए क्या? जो टंगस्टन होता है ये विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, ये बना होता है किसका? इसी टंगस्टन का। अच्छा, अब रीजन हमसे पूछता है कि बताओ विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? तो रीजन ही आंसर है, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन जो है ना, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब देखना, 3400 डिग्री सेल्सियस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इस 3400 डिग्री सेल्सियस के क्लोज कौन है? 3500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? सी, 3500 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति अभी देखे थे थोड़ा देर पहले कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। और विद्युत शक्ति देखते ही तुरंत भेजा में 3 फॉर्मूला आना चाहिए, V² बट्टे R, I² R और P बराबर VI। ठीक, अच्छा विद्युत शक्ति, अच्छा नहीं तो आगे आएगा फिर देखते हैं, अभी यहीं इतना ही रहने देते हैं इस पे। फिर नेक्स्ट है कि 12 V विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। देखो बेसिकली ना, विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता था? अगर विद्युत विभव पढ़े तो विद्युत विभव V बराबर होता है क्या? W बटे का Q। अब देखो जो जो दे रखा है वो बैठा, तो पहले तो V दे रखा है 12 वोल्ट, वर्क कार्य, कार्य तो पूछा है, और Q दे रखा है कितना? 2। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि W बराबर कितना? 12 इंटू का 2 यानी 24 जूल। तो आंसर हो जाएगा कितना? 24 जूल। फिर नेक्स्ट है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो 1 लीनियर टाइप से इसको याद रख लेंगे, क्या जाएगा? वोल्ट। तो 13 नंबर का आंसर बी, वोल्ट। फिर नेक्स्ट है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 से 2A के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पमतांक क्या होगा? देखना सिंपल सा है, 0 से लेकर 2A तक है अपने पास, या यूं समझो कि इसके पास 0 से लेकर 2 तक तुम्हारे पास एक स्केल है, इसको 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हर एक छोटा पार्ट कितने भाग का जाएगा? देखना 2 तक है, टोटल कितने को डिवाइड करना है? 20 को, तो 2/20 कटेगा कितना? 1/10 यानी 0.1। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर 0.1
एम्पियर। फिर नेक्स्ट है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, देखना। अच्छा, आवेश पहली बार आया, थोड़ा इसको अच्छे से देखते हैं। आवेश का सबसे पहले तो एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। अच्छा, अब आवेश कितने प्रकार के, दो, एक धनावेश एक ऋणावेश। तो जो धन आवेश होता है उसको दिखाता है कौन, प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और इस पर कुल आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही जो ऋण आवेश होता है वो होता है कौन, इलेक्ट्रॉन, और इस पर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। अच्छा, कभी कभी ना क्वेश्चन पूछता है बताओ एक कूलम आवेश को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को मिलाया जाए, तो उस केस में आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतने इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे ना तब जाके हम लोग को मिलेगा कितना, एक कूलम्ब आवेश। क्लियर। तो आवेश से याद रखना है इसका ऐसा ही मात्रा कूलम है, फिर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, प्रोटॉन पे कितना चार्ज, और एक कूलम बनाने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन को मिलाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और याद रख सकते हैं कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित या विकर्षित। तो सिंपल है कि जो दो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, और जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक बल लगाते हैं एक दूसरे पे कोई भी आवेश। अच्छा, जो ये बल लगाते हैं ये बल बराबर किसके होता है, तो याद रखेंगे F बराबर होता है किसके, के Q1 इंटू Q2/R²। और ये फॉर्मूला दिया था किसने, कूलम्ब ने, ये भी याद रख लेना है, कूलम्ब ने। और इसी के नाम पे हम लोग रख दिए क्या, आवेश का जो ऐसा मात्रक है कूलम्ब। ठीक। आगे चलते हैं। फिर अगला है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो गतिशील कण क्या होता है, देखना थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखना, जो कोई चालक होता है इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। पढ़ें कि विद्युत धारा का प्रवाहित क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर ही कहलाती है क्या, विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा जब किसी चालक से प्रवाहित होती है यानी वो रेफर करती है किसको, आवेश के प्रवाह को। और आवेश के प्रवाह कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। यानी जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तब उस चालक से जाकर क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेगी, तो इसके लिए होना चाहिए क्या, विभव में अंतर। यानी जब विद्युत विभव में अंतर होगा किसी चालक में तभी जाकर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तब जाकर प्रवाहित होगी क्या, विद्युत धारा। और जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। क्लियर। तो वही पूछ रहा है कि गतिशील कण कौन सा होता है, तो गतिशील कण कौन सा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो आंसर है डी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, देखना। अब ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि विद्युत का सुचालक कौन है, तो आंसर क्या जाएगा, ग्रेफाइट। क्योंकि हमको पता है ये एकमात्र ऐसा अधातु है ना जो विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, डी। फिर नेक्स्ट है कि विभवांतर का मात्रक क्या है, तो अभी देखे थे विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। फिर नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, ये क्वेश्चन भी अभी देखे थे, क्या हो जाएगा, टंगस्टन। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। फिर देखो नेक्स्ट है कि 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़े, तो अभी पता था श्रेणी क्रम का आंसर क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। आंसर हो जाएगा कि 30 ओम। फिर नेक्स्ट है किसी बल्ब से 220 V पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। देखो अभी ओम के नियम से एक फॉर्मूला निकला था क्या, V बराबर IR। तो सिंपल इस फॉर्मूला पे बैठा, तो V दे रखा है 220, I दे रखा है 2, R पूछा है, तो यहाँ से R हो जाएगा कितना, 220 अपॉन का 2 यानी 110 ओम। तो आंसर जाएगा क्या, डी नंबर। फिर नेक्स्ट है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, देखना। अब अपन लोग को पता है थोड़ा बहुत अगर पढ़े होगे तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, जो दिष्ट धारा होता है वो बैटरी द्वारा होता है, यानी जो बैटरी द्वारा उत्पन्न धारा होती है ना वो कौन सी होती है, दिष्ट धारा। तो वही क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा जो मतलब बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो हो जाएगा क्या, दिष्ट धारा। अच्छा, अब बताओ दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में कौन खतरनाक होता है, दिष्ट या प्रत्यावर्ती, इसको बताना है तुम लोग को कमेंट में। फिर नेक्स्ट है कि वोल्ट को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को। देखो अभी बताए थे कि जो वोल्ट मीटर होता है इसको जोड़ते हैं किसमें, समांतर क्रम में। अच्छा, पीछे एक क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और जो वोल्ट मीटर होता है इसको जोड़ते हैं किसमें, समांतर क्रम में। फिर नेक्स्ट है कि एक वोल्ट कहलाता है, देखो अभी बताए थे V बराबर फॉर्मूला होता है क्या, W/Q। तो अगर ये V 1 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि एक W होना चाहिए वर्क, यानी कार्य एक
जूल होना चाहिए, क्योंकि कार्य का मात्रक तो क्या होता है, जूल। तो अगर कार्य 1 जूल हो और जो आवेश होता है वो भी क्या हो जाए, 1 कूलम हो जाए, तो उस केस में जो विद्युत विभव हो जाएगा कितना, 1 वोल्ट। तो जो 1 वोल्ट है वो बराबर है किसके, 1 जूल बटे 1 कूलम के, तो जूल बटे का कूलम, जो कि आंसर किसमें, बी नंबर में। तो 25 का हो गया बी। फिर एक किलोवाट घंटा मात्रक है, देखना अब ये पहली बार आया किलोवाट घंटा। तो एक टर्म है क्या, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अभी अपन लोग देखे थे कि जो वाट होता है, किलोवाट होता है, या मेगावाट होता है, या गीगावाट होता है, ये मात्रक होता है किसका, विद्युत शक्ति का। ऐसे ही जो विद्युत ऊर्जा है ना, इसमें लगा दो क्या, समय भी, यानी 1 किलोवाट घंटा या 1 मेगावाट घंटा, तो ये मात्रक हो जाएगा किसका, विद्युत ऊर्जा का। अच्छा, जो 1 किलोवाट घंटा होता है ना, ये बराबर होता है 1 यूनिट के, और 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर। अच्छा, एक यहाँ से एक और रिलेशन याद रखेंगे कि जो 1 जूल होता है ये बराबर होता है किसके, 4.18, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, जो 1 कैलोरी होता है वो बराबर होता है 4.18 जूल के, और ऐसे ही जो 1 जूल होता है ये बराबर हो जाएगा किसके, 0.24 कैलोरी के। क्लियर। तो यहाँ से ये एक रिलेशन भी याद रखना है। चलो फिर आगे, अगला है विद्युत हीटर की कुंडली किसका में किसका प्रयोग किया जाता है। अब देखना, जो विद्युत हीटर होता है ये आधारित होता है किस पे, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, उष्मीय प्रभाव पे। अच्छा, इसके अलावा विद्युत हीटर के अलावा उष्मीय प्रभाव पर कौन कौन आधारित होता है, तो सबसे पहले तो अपना हीटर, देन क्या, जो स्त्री, इसके बाद विद्युत बल्ब, और साथ ही साथ फ्यूज भी जो होता है, ये फ्यूज भी आधारित होता है किस पे, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे। अच्छा, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, देखना सिंपल सा है, अगर किसी चालक तार से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है तो स्वाभाविक है अब पढ़ें कि प्रतिरोध क्या बोलता है, प्रतिरोध बोलता है कि चालक का एक गुण होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकेगा। अब आगे बढ़ने से रोकेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है और इस पदार्थ के अंदर जो कण है इसमें क्या होगा, टक्कर होगा। अब टक्कर होगा तो स्वाभाविक है ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो उस चालक तार के प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अच्छा, जो हीट उत्पन्न होता है ये बराबर होता है किसके, I²RT के। ठीक, तो बस इतना था इसके विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के बारे में। अच्छा, अब जो क्वेश्चन मैन था क्या कि विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, तो सिंपल सा है क्या, नाइक्रोम। तो जो विद्युत हीटर की कुंडली होती है वो बनी होती है नाइक्रोम की। फिर विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो सिंपल है, इसका आंसर वन लीनियर टाइप से याद रख लेंगे, नर्म लोहे की, यानी डी नंबर। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। अब देखना थोड़ा सा जनित्र आया है तो देख लेते हैं, जनित्र और हल्का सा मोटर। देखना, जो जनित्र होता है ना ये क्या करता है, ये हम लोगों से यांत्रिक ऊर्जा लेता है और बदले में हम लोग को उत्पन्न करके देता है क्या, विद्युत ऊर्जा। और जस्ट इसके उल्टा मोटर, मोटर हम लोग से विद्युत ऊर्जा लेता है और बदले में हमको देता है क्या, यांत्रिक ऊर्जा। तो बस वही पूछ रहा है कि कौन विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगी, तो कौन करेगी, जनित्र, ए नंबर। देन नेक्स्ट है कि 1 HP बराबर होता है, अभी बताए थे कि 1 HP में क्या होता है, 746 वाट। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, देखना ओम के नियम से अभी देखे थे कि ओम के नियम से भी बराबर फॉर्मूला है क्या, I इंटू का R, राइट आंसर हो जाएगा सी। देन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, लेकिन अभी बताए थे P बराबर 3 फॉर्मूला, V² बटे R, P बराबर I²R और P बराबर VI। तो यहाँ पर कौन सा है, पहला नंबर साफ दिख रहा है, P बराबर I²R, तो आंसर हो जाएगा पहला। देन नेक्स्ट है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, लेकिन अभी बताए थे ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, जूल। देन नेक्स्ट है 1 जूल का मान होता है, देखना अभी बताए थे कि 1 कैलोरी में कितना, 4.18 जूल। तो 1 जूल में कितना कैलोरी, तो 1 जूल में था 0.24 कैलोरी। तो आंसर वही पूछ रहा है कि 1 जूल में कितना कैलोरी, तो आंसर हो जाएगा क्या, बी, 0.24 कैलोरी। देन कह रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। अच्छा, जो शुष्क सेल होता है ना, इसका ऋण वाला बना होता है किससे, कार्बन से, और जो इसका धन वाला होता है ये बना होता है किससे, जस्ता से। तो सिंपल सा है कि ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, आंसर हो जाएगा क्या, ए, कार्बन। देन नेक्स्ट है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जस्ता, भी बताएं। देन नेक्स्ट है बिजली का फ्यूज का तार बना होता है, देखना
अच्छा, जो बिजली के फ्यूज का तार होता है, सबसे पहले तो बिजली का फ्यूज जो होता है, आखिर हम परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ते क्यों हैं? जो अपना घरेलू विद्युत परिपथ है ना, इसका जो विभवांतर होता है वो होता है कितना, 220 वोल्ट, और इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी, 50 HZ। तो अगर हमारे घर में ना घरेलू परिपथ में 220 वोल्ट से अधिक विभव का विद्युत धारा आ जाए, तो ये हमारे जितने भी यंत्र है ना उसको हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, परिपथ में एक विद्युत फ्यूज जोड़ के रखते हैं, ताकि अगर कभी 220 वोल्ट से ज्यादा विद्युत धारा आए तो फ्यूज नष्ट हो जाए और हमारे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाए और हमारा जो भी यंत्र है वो खराब होने से बच जाए। ठीक। तो क्वेश्चन है कि बिजली का जो फ्यूज का तार होता है ना, ये तो समझ में आया कि इसको क्यों जोड़ा जाता है। अब ये बना किसका होता है, ठीक ना। सिंपल सा है कि ये जो विद्युत बल्ब का फ्यूज होता है ना, ये बना होता है तांबा और टीन के मिश्र धातु से। ठीक, तो आंसर हो जाएगा क्या, सी। देन नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है, देखना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। देन है एक माइक्रो एम्पियर। अच्छा, माइक्रो, देखना जहां भी ये माइक्रो शब्द दिख जाए इसका मतलब ही होता है 10⁻⁻6। जहां भी नैनो दिख जाए उसका मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक, तो वही क्वेश्चन है कि एक माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर, तो आंसर हो जाएगा कितना, 10⁻⁻6 एम्पियर। देन है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदेश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है। देखो अभी बताए थे ना, किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तभी होता है जब विद्युत दाब में या विद्युत विभव में क्या हो, अंतर हो। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या, विद्युत दाब में अंतर। देन नेक्स्ट है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा। देखो अभी विद्युत विभव बराबर V बराबर फॉर्मूला देखे थे क्या, V बराबर W बटे का Q। तो यहाँ से पूछ रहा है कार्य बराबर, तो W बराबर आ जाएगा क्या, Q इधर डिवाइड में, इधर आ जाएगा इंटू में। Q बराबर W बराबर बन गया क्या, V इंटू का Q, जो कि आंसर सी में। देन नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखना अब ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा आराम से समझते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध ना मुख्यतः 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक तार की लंबाई पर। अच्छा, अब लंबाई पर कैसे, देखना किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो सीधा समानुपाती होता है लंबाई के, यानी जो जो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। ऐसे ही किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अच्छा, क्षेत्रफल पर कैसे, तो प्रतिरोध क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ज्यो ज्यो क्षेत्रफल को हम बढ़ाते हैं प्रतिरोध घटता है, क्षेत्रफल को घटाते हैं प्रतिरोध बढ़ता है। ऐसे ही किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके ताप पर भी निर्भर करता है। अब ताप पे कैसे, तो आर सीधा समानुपाती होता है किसके, ताप के, यानी जो जो हम क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। फिर अगला, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी पदार्थ किस चीज का बना हुआ है, पदार्थ की प्रकृति क्या है, इस पर भी किसी चालक का क्या होता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध मुख्यतः इन 4 बातों पर निर्भर करती है, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप और पदार्थ। अच्छा, अभी बताए ताप, ताप से क्या है कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन याद रखना है अर्धचालक के केस में उल्टा होता है, यानी अर्धचालक के केस में अगर ताप को बढ़ाएंगे ना तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर वही था कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो लंबाई पर करता है, क्षेत्रफल पर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर करता है। तो आंसर हो जाएगा क्या, डी, उपरोक्त में से सभी। देन नेक्स्ट है, किसी स्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या है यदि उष्मा H है। देखना अभी बताए थे H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, अब बोलोगे आई स्क्वायर आर टी तो ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, आई स्क्वायर आर क्या है, विद्युत शक्ति है, और विद्युत शक्ति ही तो होता है क्या, वी आई वी, यानी हम इनडायरेक्टली आई स्क्वायर आर को वी आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से H बराबर बोल सकते हैं क्या, वी आई इंटू का टी, यानी H बराबर हो गया वी आई टी, यानी बी नंबर। देन नेक्स्ट, जिन पदार्थों पर विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। देखना अच्छा, विद्युत जिसमें मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकते हैं, सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या, चालक, कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसको बोलते हैं क्या, चालक। तो हो जाएगा क्या, विद्युत चालक। देन कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यह बल्ब से यदि बल्ब से इतना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। देखना अभी देखे थे P बराबर वी आई एक फॉर्मूला था,
3 फॉर्मूला था जिसमें से एक था क्या P बराबर VI, तो P बराबर V दे रखा है 220 और I है कितना 0.5। अब इनटू करोगे तो आ जाएगा कितना 110 वाट, यानी जो शक्ति आ जाएगी कितना 110 वाट। देन नेक्स्ट है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। अभी देखे थे कि जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता है वो हीटर में होता है, विद्युत बल्ब में होता है, इस्त्री में होता है और विद्युत फ्यूज में होता है। तो इनमें से किस में नहीं होता है, तो विद्युत पंखा में। देन नेक्स्ट है समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो अभी बताए थे ऐसा वाला फॉर्मूला दोनों में बताए थे, श्रेणी क्रम में भी और समांतर क्रम में भी। तो श्रेणी क्रम में क्या था कि अगर R प्रतिरोधक वाले N प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध था N इंटू का R, और अगर R प्रतिरोधक वाले N प्रतिरोधकों को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उस केस में फॉर्मूला था क्या R बाय N। तो देखना R का भी मान 10, N का भी मान 10, तो 10 बाय 10 कितना हो गया 1 ओम। आंसर जाएगा कितना 1 ओम यानी C। देन है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध। देखो अभी बताए थे जो चालक होता है उसका प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, और अर्धचालक में उल्टा होता है, यानी अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो आंसर हो जाएगा क्या बी घटता है। देन लास्ट है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध। देखो अभी बताए थे जो प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे एल से, यानी आर अगर एल बढ़ेगा तो आर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो आर बढ़ता है। अच्छा यहाँ से ना एक चीज याद रखेंगे, अभी तक नहीं देख पाए अपन लोग शायद, कि आर बराबर एक फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, जहां पर जो रो है ना, रो को हम लोग बोलते हैं क्या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका मात्रक होता है क्या ओम मीटर। क्लियर। अच्छा ऐसे ही एक टर्म होता है क्या चालकता। चालकता किसको बोलते हैं, तो जो प्रतिरोधकता का जस्ट उल्टा होता है उसको बोलते हैं क्या चालकता, यानी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने से होकर आवेश को प्रवाहित होने दे उसको बोलेंगे क्या चालकता। और चालकता का याद रखेंगे मात्रक क्या होता है सीमेन। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक। अच्छा अब कमेंट करके पक्का बताना किसका 50 में से कितना मार्क्स आ रहा है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।